नमस्ते बच्चों। आज हम अपना इकाई 11 पौधों में जन्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या देखा अभी तक। जनन की विधियों को देखा, है ना। फिर फिर क्या देखा हमने? लैंगिक जनन देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, जिसमें हमने लैंगिक जनन में हमने क्या क्या देखा कि किस तरह से, है ना, लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। और उससे पहले क्या देखा? अलैंगिक जनन, है ना, जिसमें जनन की दो विधियां देखे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। उसके बाद अभी हम चर्चा करेंगे परागण, यानी पॉलिनेशन। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो आपने क्या देखा होगा? तितलियों को देखा होगा, मधुमक्खियों को देखा होगा। वे क्या करते हैं? फूलों पर आकर बैठते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा। अगर आप अपने आसपास अगर ध्यान से देखते हो तो आप कहीं भी जो फूल देखते हो या फिर अपने गार्डन में देखते हो पौधे लगे हैं, तो क्या देखते हो कि मधुमक्खियां और तितलियां जो है फूलों के आसपास मंडराते रहते हैं, है ना। दरअसल ये क्या करते हैं? ये जो है क्या करते हैं, ये फूलों में से शहद चूसने के लिए, यानी मकरकंद, ठीक है, मकरंद चूसने के लिए क्या करते हैं ये लोग? मकरंद यानी जो है शहद, ठीक है, शहद को चूसने के लिए ये फूलों पर बैठती है। तो क्या होता है? तो फूलों के जो परागकण है, जब ये शहद चूसने के लिए जब फूलों पर बैठते हैं, तब जो है फूलों के परागकण, ठीक है, इनके पैरों में तथा पंखों में चिपक जाते हैं। फिर क्या होता है? इसी प्रकार जो है कीट पतंगे पुष्पों के परागण में सहायक होते हैं, क्योंकि वे एक फूल में जाकर बैठते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो उनके जो पैरों में या उनके पंखों में जो क्या होते हैं, जो अलग तरह के, यानी जो फूलों में बैठते हैं, तो वो परागकण क्या होता है, परागकण इनके पैरों में तथा पंखों में चिपक जाते हैं। और इस प्रकार से क्या करते हैं, ये जो कीट है, ये पतंगे, ये क्या करते हैं, कीट पतंगे क्या करते हैं, पुष्पों के परागण में सहायक होते हैं, ठीक है। और भी जैसे परागकणों का जो होता है, परागकोश से निकलकर ये क्या करते हैं, वतिकाग्र तक। पहले हम लोग क्या करते हैं, जरा इस डायग्राम को जरा देख लेते हैं। जो आपके किताब में एक डायग्राम दे रखा है, पहले हम क्या करेंगे, उस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, इस डायग्राम को आप बनाओगे भी कि किस तरह से पुष्प में परागण होता है, यानी पॉलिनेशन होता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो जब परागण क्या करते हैं, परागकणों को देख रहे हो ना, ये वतिकाग्र है, ये परागकण है, परागकोश है ना। ये क्या है? पर परागण है, स्वपरागण है जो स्वयं होता है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। तब क्या होता है, परागकणों का परागकोश से निकलकर, परागकणों का जो है, ये जो पराग के जो कण होते हैं, ये कहाँ से निकलकर, परागकणों का जो है परागकोश से निकलकर, परागकोश से ये निकलते हैं परागकण, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये वतिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक यह क्या कहते हैं, पहुंचते हैं। तो ये जो पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये जो परागकण है, ठीक है, ये जो परागकण है, ये परागकणों का, ठीक है, परागकणों का कहाँ से निकलकर, परागकणों का जो है परागकोश से, परागकोश, ठीक है, परागकोश से, परागकणों का जो है परागकोश से जो निकलते हैं ये, ठीक है, निकलकर फिर क्या होता है, ये निकलकर कहाँ तक पहुंचते हैं, ये वतिकाग्र तक पहुंचते हैं, ठीक है, वति वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। डायग्राम में देख रहे हो ना ये सारे। तो ये जो पहुंचने की जो प्रक्रिया होता है, जो क्रिया होते हैं, इसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो निकलकर, यहाँ से जो निकलकर गया, ये जो प्रतिक्रिया है, इसको हम लोग बोलेंगे परागण कहते हैं। और ये क्रिया कैसे कैसे होता है, ये वायु के जरिए होता है,
ठीक है, ये वायु की यानी वायु इधर से उधर ले जाती है। फिर जल के मदद से होती है, जब बारिश सब आती है तो बह कर जाता है। और जंतुओं के द्वारा, जैसे आपने देखा मधुमक्खियां तितलियां सब जब आकर बैठते हैं। तो जब परागकण अपने ही पुष्प में, जब परागकण जो है अपने ही पुष्प में वतिकाग्र पर जो पहुंचता है, ठीक है, वतिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प में वतिकाग्र पर पहुंचता है, तो ये क्रिया क्या कहते हैं, स्वपरागण। यानी अपने ही पुष्प, यानी जब क्या होता है परागकण क्या होता है, अपने ही पुष्प के यानी इसी पुष्प के वतिकाग्र पर, ठीक है, पहुंचने की क्रिया, यानी वतिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के किसी और पुष्प में, ठीक है, पहुंचने की जो क्रिया है उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब जो है देखते हैं पर परागण क्या है। यदि किसी पुष्प का परागण क्या होता है, यदि किसी पुष्प का जो पराग कण जो होता है वो निकलकर उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्पों में, यानी उसी के जाति के अन्य पौधों में जाकर, ठीक है, इस पौधे में नहीं किसी और पौधे में जाकर जो है वतिकाग्र पर, जब उनके वतिकाग्र तक पहुंचते हैं तब उसको क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। यानी ये दूसरे पौधों में जाकर जब होता है तब क्या बोलते हैं उसका, पर परागण। और जब स्वयं के उसी पौधों में होता है तो स्वपरागण। ठीक है, इसको डायग्राम के साथ आप बनाइएगा और इसको आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं चलिए अब देखते हैं परागकणों का अंकुरण। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, परागकणों का अंकुरण। ठीक है, परागकणों का हम लोग क्या देख रहे हैं, परागकणों का अंकुरण देख रहे हैं। फिर हम एक और बात लिख लेते हैं। ठीक है, परागकणों का अंकुरण क्या देख रहे हैं, परागकणों का किस तरह से अंकुरण होता है, अंकुरण तथा तथा निषेचन। ठीक है, चलिए ये देखते हैं क्या होता है, क्या प्रक्रिया है। तो जब परागकण वायु, जल, कीट या मनुष्य आदि के द्वारा क्या होता है, कहां पर पहुंचते हैं, जब वर्तिकाग्र में जब पहुंचते हैं, जब वर्तिकाग्र में, ठीक है, पहुंचते हैं, तब क्या होता है, नम एवं चिपचिपे वतिकाग्र पर परागण अंकुरित होकर क्या बनाते हैं उसको, उसका गणिलिका। ठीक है, पहले हम इसको जरा डायग्राम के साथ देखते हैं। तो आप हर ये क्या है आप डायग्राम के साथ समझोगे तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखिए अब पुष्पी पौधों में जनन कैसा होता है। तो हमने देखा कि ये जो है परागकण कैसा होता है, वायु के जरिए, है ना, वायु के जरिए, जल के जरिए, कीट या मनुष्य जंतु आदि के जरिए क्या होता है, वतिकाग्र पर पहुंचता है। और तब क्या होता है, ये नम एवं चिपचिपे वतिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर क्या होता है, ये पराग नलिका बनते हैं। ठीक है, ये पराग नलिका देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये पराग नलिका। तो ये इस तरह से क्या है, पराग नलिका बनते हैं। अब क्या होता है, जब पराग नलिका बनते हैं तो इसमें क्या होते हैं, इसमें नर युग्म होते हैं, नर, ठीक है, नर युग्म होते हैं। तो जब इसमें नर युग्म होते हैं तो पराग नलिका
वर्तिका से होती हुई यानी वतिका से होती हुई, ये जो पराग जो नलिका आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये क्या होता है, ये कहाँ से, ये देख रहे हो वतिकाग्र, तो ये वतिका, ठीक है, इस वतिका से होते हुए ये नलिका क्या होता है, अंडाशय से, यानी अंडाशय देख रहे हो, सबसे पहले आप पार्टों को देख लीजिए, ये अंडकोश है, ये अंडकोशिका है, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, पराग नलिका जो है वर्तिका से होते हुए कहाँ पर पहुंचते हैं, अंडाशय में पहुंचती है, ठीक है। कहाँ पर पहुंचते हैं ये यहाँ पर अंडाशय में पहुंचते हैं। और उसके बाद जो है अंडाशय, ठीक है, अंडाशय के बीजांड में ये क्या करते हैं, अंडाशय के बीजांड में अंडकोश में प्रवेश करती है। ओके, ये कहाँ पर प्रवेश करती है, ये जो है इस तरह से होते हुए परनलिका वर्तिका से होते हुए अंडाशय के देख रहे हो ना, ये अंडाशय के कहाँ पर पहुंचता है, बीजांड यानी अंडकोश तक, ये अंडकोश, ये देख रहे हो ना यहाँ पर, ये अंडकोश तक कहाँ पर ये पहुंचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब नर युग्म बीजांड में उपस्थित मादा युग्म से संयोग युग्मन होता है, तो नर युग्म होता है और कौन होता है, मादा युग्म होता है, ठीक है। तो जब दोनों का जब संयोग होता है तब क्या होता है, दोनों का जब युग्मक के संयोग यानी किसको कहते हैं, युग्मन करते हैं, जब जब संयोग होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और युग्मन द्वारा बनी कोशिका क्या कहते हैं, युग्मनज कहलाते हैं। तो युग्मन द्वारा जो बनी हुई कोशिका है, ये देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहलाते हैं। जिससे कि भ्रूण का क्या होता है, ये देख रहे हो ना, इससे क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। और नर तथा मादा युग्मक के युग्मन यानी संयोग से क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहलाते हैं। तो इसके सारे पार्ट्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। और निषेचन के पश्चात क्या होता है, निषेचन के पश्चात जो है बीजांड विकसित होकर, जो निषेचन के पश्चात क्या होता है, जो बीजांड जो होता है, बीजांड क्या होता है, वो विकसित होने के बाद विकसित होकर बीज बनता है। ये जो बीजांड है ये सब क्या होता है, ये विकसित होकर बीज बन जाते हैं, ठीक है। तथा अंडाशय से विकसित होकर क्या बन जाता है, फल बनता है। और जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जो अन्य भाग होते हैं वे पुष्प वो मुरझाकर गिर जाते हैं। और कुछ फूल गुद्देदार और रसीले होते हैं, ठीक है, जैसे कि आम का, सेब का, संतरा, अमरूद, नींबू, टमाटर आदि का। ऐसे को क्या कहते हैं, तो कुछ जो शुष्क होते और क्या होता है, तो जैसे कि हमने देखा कि कुछ रसीले होते हैं, कुछ शुष्क होते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, है ना, आदि हमने देखा। तो ये डायग्राम को आप ऐसा करोगे, आप जरा उसको बनाकर याद करोगे। तो हमने देखा कि किस तरह से पराग कणों का अंकुरन तथा निषेचन होता है, ठीक है। तो इसके जो जो वर्ड्स हमने पढ़ा है उन सबको आप याद रखोगे। तो जैसे कि कुछ पेड़ कैसे हुआ, कुछ शुष्क हुए, कुछ रसीले हुए। अधिकांश पौधे अपना भोजन कहाँ से करते हैं, भोजन बीजों एवं फलों से। तो अधिकांश पौधे जो है अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, बीजों से, ठीक है, बीजों एवं फलों से प्राप्त करते हैं। और इसमें जो जो टर्म्स आए हैं, जो जो शब्द आए हैं, उन सबको आप पढ़कर याद रखोगे, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के प्राणी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहलाते हैं, ठीक है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन कहलाते हैं। तो जो प्रकीर्णन जो होता है, तो इसमें क्या देखा हमने कि जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्राणी, जैसे कि जो बीज है ना, बीज एवं फलों में जब संचित होता है तो उससे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं बीजों और फलों से, और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि आम खाया, आम की गुठली कहीं और जाकर डाल दिया, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं बीजों का प्रकीर्णन किस तरह से होता है, ठीक है। बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है देखते हैं।
ठीक है, बीजों का प्रकीर्णन। तो आपको पता है कि आपने देखा होगा जैसे कि अलग अलग स्थानों पर क्या है, विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं, है ना। और ऐसा क्या क्या क्यों होता है? ऐसे बीजों को जो है विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है, जैसे कि चिड़िया सब क्या है, खाकर इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर फलों का प्रकीर्णन वायु द्वारा, है ना, हवा में जब उड़कर इधर उधर जाते हैं, या जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा आदि होता है। और यदि कभी आप अगर खेत या झुरमुट यानी झाड़ जंगलात जब देखते हो के पास जब गुजरते हो, तो आप देखते हो कि वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे जो बीज है, ठीक है, छोटे छोटे बीज जो है कपड़ों में चिपक जाते हैं जब आप वहां से निकल जाते हो, है ना। तो क्या था, आपके कपड़ों में पूरे कुछ ना कुछ जमा रहता है, कुछ ना कुछ चिपक जाता है। ये बीज प्रकीर्णन के लिए विशेष प्रकार की रचना होती है, जैसे कि कांटे नुमा, है ना। जैसे कि आप जाते हो तो आपके कई बार आपने देखा है ना कि आपके कपड़ों में पूरे कांटे चुभ गए, या रोम युक्त कुछ रोम चुभ गए, या चिपकने योग्य कोई भी चीज, है ना, कोई भी क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये इस तरह से आप एक अब तो आप क्या करोगे, कहीं और जाकर उसको झाड़ दोगे, है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर वो सब उग आएंगे। तो जरा सोचिए कि अगर आप किसी पौधों से सभी बीज एक ही स्थान पर गिराकर उगाएंगे तो क्या होगा, अगर एक ही जगह पर सिर्फ एक ही तरह के पौधे प्राप्त हो तो क्या होगा। तो क्या होगा, दरअसल एक ही जगह उगे नए पौधे, पौधों के बीच का स्थान, है ना, बीच का स्थान क्या होता है, भोजन के लिए संघर्ष करता रहेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक ही स्थान पर क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि जो बीजों का प्रकीर्णन किस तरह से होता है, तो एक ही जगह उगे नए पौधे, ठीक है, तो एक जगह जो उगे हुए हैं वो नए पौधे जो होते हैं, एक ही जगह पर जो उगे हुए जो नए पौधे जो होते हैं, ठीक है, नए पौधे। तो नए पौधों का क्या होता है, नए पौधों का नवोद्भिदों के बीच में बीज का जो स्थान है, ठीक है, स्थान पर गिराकर जब उग जाते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो बीज के जो स्थान है तथा भोजन क्या होता है, तथा भोजन, और भोजन में क्या क्या होता है, जल, खनिज, है ना, जल, खनिज, लवण तथा प्रकाश। प्रकाश के लिए क्या होगा, के लिए संकर्ष होगा, ठीक है। तो जब एक ही जगह उगे नए पौधों के बीच में स्थान तथा भोजन के लिए क्या होगा, संघर्ष होगा। तो क्या होगा उससे, उसमें से कोई पौधा स्वस्थ रूप से विकसित नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, पेड़ पौधे इन्हीं संघर्षों से अपना भोजन और स्थान को क्या करते हैं, यानी भोजन को और स्थान को कम करने के लिए बीजों के और फलों के प्रकीर्णन होते हैं। अगर समझ लीजिए कि एक पौधा एक जगह पर ही उसके पूरे बीज उग रहे हैं, तब क्या होगा, वहां पर उसको भोजन की कमी होगी, है ना। तो इससे क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर होने से क्या होगा कि अलग अलग जगह पर होने से आसानी से उन्हें भोजन मिल जाएगा। अगर आप सोचिए सारे घर वाले एक ही घर में रहो तो क्या होगा, उनको जो है वो सभी को एक जैसे या एक साथ हम भोजन नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर अलग अलग क्या बोलते हैं, हम लोग जब रहते हैं तो छोटे छोटे घरों में जब अलग अलग होकर रहते हैं तब क्या है, उस घर के लिए ही हमें भोजन की जरूरत होती है ना। तो इसी तरह से जो है बीज जो है प्रकीर्णन द्वारा क्या होता है, उनको भोजन सब मिलने में आसानी होता है। और जो हम लोग प्रकृति में, है ना, प्रकृति में जो फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होती है। कैसा होता है, वायु के द्वारा होता है ना, और जल के द्वारा होता है, और भी बहुत सारे जंतुओं के द्वारा होता है, और हवा के द्वारा होता है ना, वायु सबके द्वारा हम लोगों को क्या करते हैं, इस तरह से प्रकीर्णन होता है। तो जो चिलबिल तथा दिफल जैसे पौधों में क्या होते हैं कि पंखयुक्त बीज, है ना, और जैसे प्रकीर्णन हेतु विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं। एक डायग्राम है वो जरा देख लीजिए पहले आप। ये देख रहे हो ना, विभिन्न प्रकार, प्रकीर्णन हेतु विभिन्न प्रकार के बीज देख रहे हो ना, इसके पंख है, ये इसका बीज है, तो ये उड़ता हुआ है, ये सब आपने देखे होंगे, है ना। तो क्या होता है, ये जो चिलबिल है, ये दिफल है, जैसे
पौधे क्या होते हैं, पंखयुक्त बीज होते हैं, और घासों के हल्के बीज अथवा मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त बीज है ना, ये सब क्या होता है, रोमयुक्त फल हवा के द्वारा, ये सब आप देखते हो, ये सब क्या है, हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर चले जाते हैं। जैसे कि पीपल हुआ, बरगद जैसे वृक्षों के बीच में क्या होता है, चिड़िया द्वारा दूर दूर तक पहुंचाते हैं, है ना। पक्षी फलों को खाते हैं, उन्हें बीज नहीं पचता है, तो वो क्या करते हैं, बीज जब खाकर पचता नहीं है तो मल के साथ ही वो बीज भी बाहर आ जाता है, और या वहां पर क्या होता है, बीज उगकर नए पौधों में विकसित होता है। ठीक है, जैसे कि पीपल के पेड़ के द्वारा के को कैसे है, पीपल के पेड़ जो है कभी कभी कैसा होता है, दीवारों पर उगते हैं, कभी आपने देखा है ऐसा। तो कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतु में यानी रेशेदार होती है, जैसे कि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच, जैसे कि नारियल देखा है ना, उसकी जो क्या होती है, उसके बीच में जो होती है, उसकी जो नारियल का जो फल होता है वो सब क्या है, जैसे प्रकीर्णन कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो बहते हुए सब चले जाते हैं, है ना। और कुछ बीज जो है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है, जैसे कि कटकी है ना, कांटेदार के बीज जिसमें कि हुंग जैसी संरचनाएं होती है, जिसमें कैसे होती है, हुक जैसी संरचनाएं होती है ना, जैसे कटकी के बीज होता है। और मतलब किस तरह के बहुत सारे जैसे आप ये सब देख रहे हो, है ना। और जैसे कि यूरेना तथा जैंथियम आदि, ये सब क्या है, अलग अलग तरीके से उगते हैं, यानी अलग अलग तरीके से इनका प्रकीर्णन होता है। कुछ पौधे के फल जैसे कि मटर तथा नारंड आदि में क्या होता है, झटके के साथ फल फट जाते हैं, और उससे उसके अंदर स्थित जो बीज होता है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि प्रकीर्णन जो है विभिन्न तरीके से, विभिन्न प्रकार से बीजों का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और जैसे जैसे इन सब पॉइंट्स को आप याद रखोगे, तो हमने किस इकाई में क्या क्या देखा कि सभी जीव अपने जाति की निरंतरता को बढ़ाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जनन करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा इसमें, फिर हमने पढ़ा पौधों के जनन दो प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं, अलैंगिक तथा लैंगिक। ठीक है, दो प्रकार से जनन होते हैं पौधों में, ये सब हम पढ़ चुके हैं। दो प्रकार, तो उस प्रकार को आप लिख के रखिएगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं लेते हैं। लैंगिक जनन में कैसा होता है, नर तथा मादा युग्मक के मादा युग्मक के मिलाने से यानी मिलने से क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और फिर हमने क्या देखा, परागकणों के का कैसा होता है, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाते हैं, परागण कहलाता है। और परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण जो है दो प्रकार के देखे हमने, है ना। परागण दो प्रकार के देखे, दो प्रकार के देखे, स्वपरागण तथा पर परागण। और परागण जो है वायु जल तथा कीटों के द्वारा होता है। और नर और मादा युग्मकों को युग्मन क्या कहते हैं, युग्मन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाते हैं, यानी उन दोनों का युग्म हो रहा है, मिलाप हो रहा है। ठीक है, युग्मन निषेचन। और निषेचित अंड जो होता है, निषेचित अंड जो होता है युग्मनज कहलाता है। तो युग्मनज क्या है, जो निषेचित अंड, अंड। ठीक है, निषेचित अंड क्या कहलाता है, युग्मनज, युग्मनज कहलाता है। ठीक है, और युग्मनज क्या होता है, विकसित होकर भ्रूण बनता है, विकसित होकर युग्मनज क्या बनता है, भ्रूण बन जाता है। और निषेचन के बाद जो बीजांड से बीज तथा अंडाशय से क्या बनते हैं, तो निषेचन के बाद क्या होता है, किससे क्या क्या बनता है, तो हम जरा हमने जो जो पढ़ा उसको जरा हम दोहरा रहे हैं। तो निषेचन के बाद क्या होता है, जो बीजांड होते हैं, बीजांड से क्या बनेगा, बीज बनेगा, है ना। और अंडाशय से क्या बनेगा, फल बनेगा।
फल बनते हैं। और फल एक क्या है, परिपक्व अंडाशय है। ठीक है। और बीजों के प्रकीर्णन वायु, जल और जंतुओं द्वारा होता है। फिर क्या देखा हमने, बीजों का प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पौधों की अधिक संख्या वृद्धि को रोकने के लिए, है ना, वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा कम करने के लिए सहायक होता है। तो क्या होगा, अगर प्रकीर्णन एक ही स्थान पर होगा तो वहां पर क्या होगा, उनको भोजन की कमी होगी। ठीक है। तो उनकी संख्या की वृद्धि को वहां पर रोकने के लिए, सूर्य की प्रकाश, जल और खनिजों की स्पर्धा को कम करने के लिए क्या होता है, क्या सहायक होता है, प्रकीर्णन सहायक होता है। प्रकीर्णन सहायक होता है। ठीक है। तो हमने इस इकाई में पौधों के जनन में ये सारी बातें पढ़ी। आप क्या करोगे, इन सारे जितने चित्र है उन सबको आप बनाकर क्या करोगे, उसको सारे नामांकन कर कर उसको याद रखोगे और पढ़ोगे। ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।